हम लोग कल कैंसर एंड एंटी कैंसर ड्रग्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंटी कैंसर ड्रग्स में हम लोगों ने पहले सीसीएस एंड सीसीएनएस क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। एंड उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन है, मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर हम लोगों ने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को हमने डिस्कस किया है। ओके। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स, अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बाद में एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स के बाद में माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट्स, देन प्लाटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, देन टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर, देन टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर्स, उसके बाद में एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के बाद में मिसलेनियस। ओके। तो ये जो एंटी कैंसर ड्रग्स है, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्लास, दैट इज टारगेटेड ड्रग्स। तो टारगेटेड ड्रग्स में टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स। ओके। टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स हम लोगों को पढ़ना है। टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स में फर्स्ट जो है दैट इज दी BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। देन नेक्स्ट वन इज EGF-HER1 receptor inhibitors, then angiogenesis inhibitors, then proteasome inhibitors, then CD20 inhibitor. Okay, so these are the targeted anti-cancer drugs. एंड उसके बाद में फिर हार्मोनल एंटी कैंसर ड्रग्स है, हार्मोनल एंटी कैंसर। सो ये जो टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स है, तो ये पर्टिकुलर किसी एंजाइम को या किसी प्रोटीन को टारगेट करते हैं। जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स कैंसर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, कैंसर की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग यहाँ पे इनहिबिट करते हैं। ओके। सो फर्स्ट वन इज BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। नाउ व्हाट इज दिस BCR-ABL टायरोसिन काइनेज? तो यहाँ पे नाम जो है वो काइनेज है, काइनेज ASE आया है। क्या आया है? ASE। अगर यहाँ पे ASE आया है तो उसका क्लियर मतलब क्या है? तो उसका मतलब है इट इज एन एंजाइम। ये क्या है? ये एक एंजाइम है। काइनेज है मतलब ये एक एंजाइम है। ओके। अब ये जो BCR-ABL टायरोसिन काइनेज है, ये एंजाइम करता क्या है? व्हाट डज इट डू? ये किससे रिलेटेड है? इस एंजाइम को इनहिबिट क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड वी इनहिबिट BCR-ABL टायरोसिन काइनेज? इस एंजाइम के इनहिबिशन की क्या जरूरत है? ओके। तो ये जो एंजाइम है BCR-ABL टायरोसिन काइनेज, ये एंजाइम तो जो है पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड है, तो हम रीड कर लेते हैं। सो द BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इज अ फ्यूजन प्रोटीन। ये क्या है? इट इज अ फ्यूजन प्रोटीन। सो जैसे हम जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, राइट। तो यहाँ पे ये जो BCR-ABL टायरोसिन काइनेज है, ये भी फ्यूजन प्रोटीन है, एंजाइम है, बट इट इज अ फ्यूजन प्रोटीन विथ एबनॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी क्या है? एबनॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसकी, दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया, स्पेशली क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया एंड सम केसेस ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ओके। तो ये जो BCR-ABL टायरोसिन काइनेज एंजाइम है, ये एंजाइम फ्यूजन प्रोटीन्स है एंड इनकी एबनॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। एबनॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी मतलब ये जो है, ये एंजाइम, ये कैंसर डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैंसर के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली ल्यूकेमिया के डेवलपमेंट में। ल्यूकेमिया, टेल मी व्हाट इज ल्यूकेमिया? बताइए क्या है ल्यूकेमिया? Abnormal increase in white blood cell. यस, ल्यूकेमिया दैट इज अ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में पर्टिकुलरली WBC का नंबर इंक्रीज होता है ल्यूकेमिया में। ओके। तो ल्यूकेमिया के जो टाइप्स है उसमें CML दैट इज क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया एंड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया दैट इज ALL। ओके। तो ये जो BCR-ABL टायरोसिन काइनेज है, यह एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ, इन द डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकेमिया दैट इज ब्लड कैंसर। ओके। तो जो BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ड्रग्स है, इनहिबिटर्स। ओके। तो BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स इमेटिनिब, डेसैटिनिब एंड निलोटिनिब। ओके। BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स क्या है? तो उसके एग्जांपल्स है इमेटिनिब, डेसैटिनिब एंड निलोटिनिब। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ
BCR ABL tyrosine kinase inhibitors। तो नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इमेटिनिब ड्रग है या डेसर्टिनिब ड्रग है या निलोटिनिब ड्रग है, इसका इंडिकेशन क्या है, तो क्या आंसर होगा आपका? बताइए, इमेटिनिब, डेसर्टिनिब, निलोटिनिब, ये ड्रग्स के इंडिकेशंस बताइए। इंडिकेशन? ल्यूकेमिया। यस, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो इमेटिनिब, डेसर्टिनिब, निलोटिनिब, ये ड्रग्स का इंडिकेशन है ल्यूकेमिया। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि जो इमेटिनिब, डेसर्टिनिब, निलोटिनिब ड्रग्स है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इमेटिनिब, डेसर्टिनिब, निलोटिनिब? बताइए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए, किस तरह से एक्ट करते हैं? यस, कैसे एक्ट करते हैं इमेटिनिब, डेसर्टिनिब, निलोटिनिब ये ड्रग्स? कैसे एक्ट करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज देयर मैकेनिज्म? फ्यूजन प्रोटीन विद एबनॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये ड्रग्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी है क्या? मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन क्या है समझ के लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ड्रग्स है, इमेटिनिब, ओके, डेसर्टिनिब एंड निलोटिनिब, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये कौन से क्लास के ड्रग है? इनका क्लास क्या है? कौन से क्लास में आते हैं ये? बीसीआरएल एबीएल टायरोसिन कायनेज एन्झाइमला इनहिबिट करतं। Yes, exactly. हे जे ड्रग्स आहेत इमॅटिनिब, डेसर्टिनिब and निलोटिनिब, हे ड्रग्स BCR-ABL टायरोसिन कायनेज एंजाइमला इनहिबिट करतात। सो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ? तो इमॅटिनिब, डेसर्टिनिब, निलोटिनिब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दे आर इनहिबिटर ऑफ BCR-ABL टायरोसिन कायनेज। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसके ऊपर में। नाउ इसी पैराग्राफ पे तीसरा क्वेश्चन आएगा कि BCR-ABL टायरोसिन कायनेज, ये जो एंजाइम है, इसका क्या रोल है? इसका रोल क्या करता है ये एंजाइम BCR-ABL टायरोसिन काइनेस? क्या करता है? फ्यूजन प्रोटीन है, इट इज फ्यूजन प्रोटीन। ओके, वो क्या है मैंने ये नहीं पूछा। ओके नया, मैंने आपसे क्या पूछा कि BCR-ABL टायरोसिन काइनेस क्या करता है, और आपने क्या आंसर दिया, वो क्या है? तो BCR-ABL टायरोसिन काइनेस ये फ्यूजन प्रोटीन है। व्हाट इज इट? प्रिवेंट सेल ग्रोथ, प्रिवेंट नहीं करता है, प्रोलिफरेशन करता है। ओके, प्रिवेंट सेल ग्रोथ नहीं दर्शन, प्रिवेंट नहीं करता है, प्रोलिफरेशन करता है, इंक्रीज करता है। BCR-ABL टायरोसिन काइनेज, काइनेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है? तो WBC जो होती है, WBC की ग्रोथ बहुत ज्यादा करता है, बहुत बढ़ा देता है नंबर्स ऑफ WBC, राइट? एबनॉर्मली बढ़ा देता है, WBC को एबनॉर्मली बढ़ा देता है। और जब WBC एबनॉर्मली बढ़ेंगे तो ल्यूकेमिया होता है ना। ल्यूकेमिया कब होता है? जब WBC एबनॉर्मली बढ़ जाएंगे। और WBC को एबनॉर्मली बढ़ाने में, प्रोलिफरेशन करने में किसका रोल है? तो उसमें BCR-ABL टायरोसिन काइनेज, इस एंजाइम का रोल है। ठीक है, तो मैंने आपसे सवाल किया था कि BCR-ABL टायरोसिन काइनेज का क्या रोल है? तो BCR-ABL टायरोसिन काइनेज का रोल है कि वो ल्यूकेमिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ल्यूकेमिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो WBC के नंबर को बढ़ा देता है, प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है WBC का। ओके, अब सवाल ये आता है कि BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स कौन से डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं? कौन से डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं बताइए? कौन से डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स? कौन से डिसीज के ट्रीटमेंट में? ब्लड कैंसर, वेरी गुड, यस, ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। अब बताइए, BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स ऑफ BCR-ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, एग्जांपल्स? यस, इमेटिनिब, डेसर्टिनिब एंड निलोटिनिब। तो देखिए यहाँ पे जो 4 लाइंस आई है, ये 4 लाइंस पे कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं? ओके, देयर आर मेनी एमसीक्यूज।
यहाँ पे मैं आपको 10 to 15 एमसीक्यूज ये 4 लाइंस पे बना के बता सकता हूँ। ओके, 10 to 15 एमसीक्यूज ये 4 लाइंस पे बन सकती है। तो आपको सिर्फ लाइंस को याद नहीं कर लेना है। तो ये जो 4 लाइंस यहाँ पे आई है, हर लाइन पे आपका एमसीक्यू बनता है, तो हर एक लाइन को आपको ठीक से समझ के लेना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्टडी तो कर लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, फैक्ट को याद कर लेते हैं, बट यदि उस पर कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है, हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो जो कुछ भी आप रीड कर रहे हो उसको ठीक से समझ के लीजिए। ओके, तो इसी तरीके से टारगेटेड ड्रग्स में नेक्स्ट है EGF HER1 रिसेप्टर इनहिबिटर्स। ओके, अब इसको भी ठीक से समझ के लीजिए, एंड इस पे भी मैं आपसे एमसीक्यूज पूछने वाला हूँ। ओके, एमसीक्यू हम लोग पूछेंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे EGF HER1 रिसेप्टर इनहिबिटर्स। ओके, सो EGF HER1 रिसेप्टर आया है, ये कोई यहाँ पे एंजाइम आया है क्या? तो यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है, यहाँ पे रिसेप्टर्स है। कौन से रिसेप्टर्स है? विच रिसेप्टर्स? तो यहाँ पे EGF एंड HER1 रिसेप्टर्स है। अब ये रिसेप्टर करते क्या है, इनका रोल क्या है, व्हाट डज दे डू? तो EGF का मतलब है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, EGF। ओके, EGF का मतलब क्या है? तो EGF का मतलब है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहां पे होती है? वेयर इज द एपिडर्मिस? कहां होती है एपिडर्मिस? स्किन में। वेरी गुड गोकुला, यस करेक्ट। तो स्किन का जो आउटरमोस्ट लेयर होता है दैट इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस हमें पता है। तो यहाँ पे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मतलब एपिडर्मिस का ग्रोथ करने वाला, एपिडर्मिस को प्रोलिफरेट करने वाला, एपिडर्मिस की ग्रोथ, एपिडर्मिस का प्रोलिफरेशन करने वाला एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ओके, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। अब ये जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है मतलब EGF है, EGFR, EGFR आल्सो नोन एज, और इसको क्या कहते हैं? तो इट इज आल्सो नोन एज ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1 मतलब HER। तो HER का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो HER का फुल फॉर्म है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1। ओके, ये HER1 का फुल फॉर्म है। तो EGF और HER1 अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों भी एक ही है। EGF और HER1 दोनों भी एक ही है। अब ये जो EGFR है मतलब EGF रिसेप्टर मतलब ये HER जो है ये क्या करते हैं? सो देखिए आगे। सो EGFR इज क्रूशियल फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस इन ऑर्गन्स लाइक द स्किन, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। ओके, तो जो रिसेप्टर्स है कौन से रिसेप्टर? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स या जो HER1 है। ओके, मतलब ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1, इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है? नॉर्मली फिजियोलॉजिकल फंक्शन हेल्दी बॉडी में, हेल्दी बॉडी में फिजियोलॉजिकली इनका फंक्शंस क्या है? तो फिजियोलॉजिकली हेल्दी बॉडी में EGFR एंड HER क्या करते हैं? तो ऑर्गन डेवलपमेंट करते हैं, ऑर्गन डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करते हैं, एंड होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं मतलब जो नॉर्मल बैलेंस होता है, बैलेंस मतलब नए टिश्यू फॉर्म होना और पुराने ओल्ड टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाना, नए सेल्स का फॉर्म होना और ओल्ड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना। तो इसके बीच में जो बैलेंस होता है, नया बन जाना और पुराना डिस्ट्रॉय हो जाना, इसके बीच में जो बैलेंस होता है ये बैलेंस मेंटेन कर रखने का काम, इस बैलेंस को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? तो EGF रिसेप्टर करता है या HER करता है, राइट। पर्टिकुलरली कहां पे करता है? तो पर्टिकुलरली स्किन में, लिवर में, लंग्स में एंड ब्रेन में करता है। ठीक है, सो समझ में आया आपको? जो EGF रिसेप्टर है या HER है उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है? तो नॉर्मल फंक्शन है ऑर्गन डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस। ओके, अब यदि ये जो EGF रिसेप्टर है या जो HER है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या होगा? तो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जो ऑर्गन डेवलपमेंट है या जो टिश्यू रिपेयर है तो इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एबनॉर्मलिटी।
मतलब जो नए सेल्स बनने का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। नए सेल्स बनने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बहुत स्पीड से नए सेल बनना शुरू हो जाएंगे, वो कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ये जो एजीएफ रिसेप्टर्स होते हैं इनको कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। कंट्रोल में रखोगे तो यहाँ पे होमेस्टेसिस मेंटेन रहेगा। होमेस्टेसिस का मतलब नए सेल्स बनना और पुराने सेल डिस्ट्रॉय होते जाना। ओके, बट अगर ये होमेस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है तो नए सेल्स तो बहुत तेजी से बनेंगे, बहुत ही तेजी से अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल हो जाएंगे, एंड ओल्ड सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो वहां पे कैंसर डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा? कैंसर। तो इस तरीके से यदि जो ईजीएफआर है या एचईआर है वो यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो सेल्स का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाता है, एंड वहां पे अनकंट्रोल ग्रोथ होती है सेल्स की, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। ओके, तो नाउ अगर कैंसर है किसी को लंग्स में, स्किन में, ब्रेन में कैंसर है, तो उस केस में जो एजीएफ रिसेप्टर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए हमें उनके इनहिबिटर्स को यूज करना पड़ेगा। हमें किसको यूज करना पड़ेगा? इनहिबिटर्स को यूज करना पड़ेगा। तो ये जो इनहिबिटर्स है, एजीएफ या एचईआर1 के इनहिबिटर्स, ये ओवर एक्टिव एजीएफ को कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल में लाते हैं। ओके, तो ये जो एजीएफ एचईआर1 रिसेप्टर इनहिबिटर्स है इनके एग्जांपल्स क्या हैं? तो एग्जांपल्स में जेफटिनिब, जेफटिनिब, अर्लोटिनिब, सेटुक्सीमैब एंड लेपेटिनिब। ओके, ये इसके एग्जांपल्स है। अब ये एग्जांपल्स जो है, ये नाम आपके लिए नए हो सकते हैं, ये आपको याद रखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपको याद हो जाएंगे। ओके, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो एजीएफ रिसेप्टर है, तो इन दिस इज एसोसिएशन। तो एजीएफ रिसेप्टर इनका अगर ओवर एक्टिवेशन होता है, आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाते हैं, तो इनकी वजह से कई सारे कैंसर्स हो सकते हैं, कई सारे कैंसर्स हो सकते हैं, लिंक टू वेरियस कैंसर्स। और अगर अंडर एक्टिवेशन है, ओके, ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, अंडर एक्टिवेशन है, तो एसोसिएटेड विथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस लाइक अल्जाइमर्स, तो इनकी वजह से अल्जाइमर जैसे डिसीज हो सकते हैं। तो इस तरह से दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईजीएफ एंड एचईआर, ओके, रिसेप्टर जो इनका इंपॉर्टेंस है। तो ये समझ में आया है आपको? ये पैराग्राफ समझ में आ गया है? बोलिए, समझ में आया है? यस और नो बताइए। ओके गोकुला, समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, तो मैं अब इस पे आपको क्वेश्चंस पूछता हूं। नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ओके, सो अभी जो ड्रग्स है, कौन से? जेफ्टिनिब, अर्लोटिनिब, सेटुक्सिमैब एंड लेपेटिनिब। ओके, ये ड्रग्स की कैटेगरी क्या है? क्या कैटेगरी है इनके? यस, कैटेगरी बताइए। एजीएफ कैटेगरी ऑफ, रिसेप्टर इनहिबिटर। यस, एजीएफ रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स, बिल्कुल सही है। अब ये इनका मैकेनिज्म भी हो गया और कैटेगरी भी हो गई। ओके, एजीएफ रिसेप्टर इनहिबिटर्स। अब ये जो ड्रग है इनका इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशंस ऑफ जेफ्टिनिब, जेफिटिनिब, अर्लोटिनिब, सेटुक्सिमैब, लेपेटिनिब। इंडिकेशन कौन से टाइप के कैंसर में यूज होते हैं, कौन से कैंसर में यूज होते हैं? यस, स्किन लंग कैंसर। सो स्किन कैंसर, लिवर कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर में नॉर्मली ये ड्रग्स यूज होते हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए कि एजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज एजीएफ? एजीएफ क्या है फुल फॉर्म? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एजीएफ? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। यस, इट इज द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ओके, हाँ। अभी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में एजीएफ या एचईआर का क्या रोल है? रोल ऑफ ईजीएफ एचईआर, ऑर्गन डेवलपमेंट। यस, ऑर्गन डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन ऑर्गन्स। ओके, तो ये इसका, यस, टिश्यू रिपेयर,
यस नेहा, करेक्ट करेक्ट। ओके, तो ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इनका रोल है। अब जो HER है, HER या EGF, ओके, अगर इनका ओवर एक्टिवेशन होता है तो क्या हो सकता है? ओवर एक्टिवेशन की वजह से, ओवर एक्टिवेशन ऑफ EGF HER, कैंसर, लीड्स टू कैंसर, यस करेक्ट। और अंडर एक्टिवेशन में क्या हो सकता है? अंडर एक्टिवेशन होता है तो क्या हो सकता है? यस बताइए, अंडर एक्टिवेशन होता है तो क्या हो सकता है? अंडर एक्टिवेशन ऑफ EGF, अंडर एक्टिवेशन ऑफ HER1, अल्जाइमर्स डिसीज, करेक्ट। इट कैन कॉज अल्जाइमर्स, यस विकास ने भी आंसर दिया, वेरी गुड विकास, यस। तो गोकुला और नेहा तो आंसर देती है, विकास ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड विकास। इसी तरह से आंसर देते रहिए। अगर आप इसी तरीके से आंसर देते रहोगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपका परफेक्शन जरूर होगा और आप कोई भी एग्जाम हो, आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। सिर्फ जरूरत किस बात की रहेगी? तो आपको रिवीजन करने की जरूरत रहेगी, आप रिवाइज करते रहिए। एंड जिस तरीके से अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद में, उसी तरीके से आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए। जब भी आप कोई पैराग्राफ रीड करते हो, किसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हो, तो आप उससे रिलेटेड जो भी सवाल है, आप सवाल पूछते जाइए अपने आप से। एंड उन सवालों के जवाब यदि आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलते हैं तो आपने ढूंढना चाहिए, उन सवालों के जवाब आपने ढूंढना चाहिए। एंड फिर भी नहीं मिलते हैं तो ग्रुप में आपने डालना चाहिए, और फिर भी आंसर नहीं मिलता है तो मुझसे यहाँ पे क्लास में आपने पूछना चाहिए। और अगर फिर भी आंसर नहीं मिलता है तो हम सब ने मिलकर के कोशिश करनी चाहिए उसके आंसर ढूंढने की। ऐसा जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मुझे पता ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो हम सब मिलकर के हम अगर सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो हमें जवाब जरूर मिलेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे टारगेटेड ड्रग्स जो है एंटी कैंसर में, फर्स्ट वन BCR ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स को हमने डिस्कस किया। नाउ सेकंड वन EGF HER1 रिसेप्टर इनहिबिटर्स। अब थर्ड है एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स। एंजियोजेनेसिस क्या मतलब होता है? एंजियोजेनेसिस का कोई बता सकता है? एंजियोजेनेसिस का मतलब डू यू नो व्हाट डज इट मीन? किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो एने टाइप कर सकते हो। एंजियोजेनेसिस का मतलब, ओके नेहा ने एने टाइप किया है, ओके नेहा, चलिए अच्छी बात है। देखिए, जब आप रिस्पॉन्स देते हो तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो एंजियोजेनेसिस क्या होता है? अभी मुझे एक बात बताइए, अगर किसी भी नए सेल को फॉर्म होना है, ग्रो होना है, नए टिश्यूज को ग्रो होना है, नए ऑर्गन को ग्रो होना है, डेवलप होना है, तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? टिश्यूज के ग्रोथ के लिए, सेल्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल्स? ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ हार्मोन। ओके, अगर ग्रोथ हार्मोन्स भी है, ओके, ग्रोथ हार्मोन्स भी है, तो सभी सेल्स में ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत नहीं होती है। ओके, ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत आरबीसी को डेवलप करना है, डब्ल्यूबीसी को डेवलप करना है, या बोन मैरो की टिश्यूज को डेवलप करना है, तो वहां पे ग्रोथ हार्मोन की जरूरत, बोन मैरो में ग्रोथ हार्मोन लगता है, बट सभी सेल्स में, सभी सेल्स में ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं होती है। कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत होती है? ओके, चलिए मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन को। मुझे बताइए, किसी भी एनिमल को या इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? ऑक्सीजन, वेरी गुड गोकुला, ऑक्सीजन। इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है। उसी तरीके से सेल्स, जितने भी सेल्स है, सभी सेल्स के लिए, सभी सेल्स के लिए, सभी टिश्यूज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू ऑक्सीजन के बगैर नहीं रहता है, नहीं रह सकता। तो सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, कहां से मिलता है? बता सकते हो? सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? गोकुला ने सही आंसर दिया, हीमोग्लोबिन से मिलता है। सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है। ओके, एंड हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। तो यदि कोई नई सेल्स फॉर्म हो रही है, नए टिश्यूज बन रहे हैं, पर्टिकुलरली कैंसर के टिश्यूज, कैंसर के सेल्स,
तो कैंसर के सेल्स तो बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, कैंसर के सेल्स बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो उन्हें ऑक्सीजन भी ज्यादा लगेगा, उन्हें ब्लड भी ज्यादा लगेगा। तो जब नए सेल्स बन रहे हैं कैंसर के, तो वहां पे ब्लड सप्लाई भी लगेगा। क्या लगेगा? ब्लड सप्लाई लगेगा कैंसर को डेवलप करने के लिए, राइट। ट्यूमर को डेवलप करने के लिए ब्लड सप्लाई लगेगा। एंड ब्लड सप्लाई के लिए क्या जरूरी है? तो ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए पाइपलाइन जरूरी है। ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए पाइपलाइन जरूरी होती है। पाइपलाइन से क्या मतलब है यहाँ पे? तो पाइपलाइन से यहाँ पे मतलब है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स। तो नए सेल्स बनने के लिए, नए सेल्स के ग्रोथ के लिए, कैंसर सेल्स के ग्रोथ के लिए ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का फॉर्म होना जरूरी है। जब भी जिस किसी एरिया में, जहां कहीं पे भी कैंसर डेवलप होता है, वहां पे सबसे पहले सबसे जरूरी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स का बनना जरूरी होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है जहां पे नई ब्लड वेसल्स बनती है, नई ब्लड वेसल्स बनती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एंजियोजेनेसिस। ओके, तो एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? तो एंजियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड कैपिलरीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, मतलब एंजियोजेनेसिस। ओके, तो यदि कहीं पे कैंसर डेवलप हो रहा है, एंड कैंसर के केस में जिस जगह पे कैंसर डेवलप हो रहा है, वहां पे यदि हमने एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट कर दिया, एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट किया, तो वहां पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा। ब्लड सप्लाई बंद होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होता है तो कैंसर सेल्स की डेथ हो जाएगी और नई सेल्स बनेगी भी नहीं। नई सेल्स बनेगी भी नहीं। तो ये यहाँ पे मैकेनिज्म है। तो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स, तो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं? तो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स को स्टॉप, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड कैपिलरीज को स्टॉप कर देते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई बंद होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, एंड न्यू सेल्स फॉर्मेशन नहीं होता है, कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, तो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स है बिवेसिजुमैब, sunitinib and sorafenib. Okay, sorafenib, sunitinib and bevacizumab. These are the angiogenesis inhibitors. Okay, तो देखिए, angiogenesis is the biological process through which new blood vessels form from pre-existing ones. Okay, excuse me. हाँ, तो एंजियोजेनेसिस क्या होता है? So angiogenesis is the biological process through which new blood vessels form from existing one. ठीक है? Now next target है proteasome. Proteasome. Okay. Now ये proteasome क्या होते हैं? What are these proteasome? तो प्रोटेसम ये पैकेज है। क्या है? पैकेज। प्रोटेसम इज अ पैकेज। ओके, किस चीज का पैकेज है ये? तो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के ग्रुप होते हैं, या बंच ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बंच, ग्रुप ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, कई सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स बना करके रहते हैं एक जगह पे, जिसे पैकेज बोला जाता है। पैकेज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, पैकेज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो कई सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, बंच ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एक जगह पे पैक होते हैं, दैट इज नोन एज प्रोटेआजम्स। तो प्रोटेआजम्स क्या है? व्हाट आर प्रोटेआजम्स? सो प्रोटेआजम्स आर पैकेज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, नाउ ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का? बताइए मुझे। ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम विच फॉर्म प्रोटीन। एंजाइम का ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेक्स प्रोटीन इनटू एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, ओके, सो प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन बाय द एंजाइम्स। ओके, एंजाइम का ब्रेकडाउन नहीं होता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है। जो एंजाइम्स प्रोटीन्स को ब्रेक कर देते हैं। ओके, सो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स बाय द एंजाइम, ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम ऐसा नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन बाय द एंजाइम। ओके गोकुला, सो ठीक है। सो प्रोटियाजम्स जो होते हैं, तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का पैक होता है। अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का रोल क्या है? क्या करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स? ओके,
तो ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, तो मतलब प्रोटियाजम्स है, तो प्रोटियाजम्स डिग्रेड सेवरल इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स दैट कंट्रोल सेल साइकिल, अपोप्टोसिस एंड सर्वाइवल रिस्पॉन्स। ओके, तो सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, सेल साइकिल को वाले जो सिग्नलिंग होते हैं, अपोप्टोसिस को भी एंड सेल को सर्वाइवल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने वाले भी जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को ये ब्रेक करते हैं। ओके, अभी मुझे बताइए, यहाँ पे सेल साइकिल आया है, सेल साइकिल की स्टेप्स कौन सी है, स्टेजेस, फेजेस ऑफ सेल साइकिल बताइए। तो सेल साइकिल का फेजेस मुझे बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस क्या है? यस, मिटोसिस है और मियोसिस। नो 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 नो, नॉट मियोसिस गोकुला, मियोसिस आई से रिलेटेड है, मियोसिस आई से रिलेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल। ओके, दैट इज मियोसिस। मिटोसिस बोलिए, मिटोसिस। ओके, मिटोसिस। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कल ही तो डिस्कस किया हम लोगों ने, ये जो फेजेस ऑफ द सेल साइकिल है, फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, इसमें पहला इंटरफेज है, इंटरफेज, राइट। वायरल एंट्री टू होस्ट सेल, नहीं, वो तो लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस है, वो इट इज नॉट द फेज ऑफ सेल साइकिल, ह्यूमन ह्यूमन फेज। सेल साइकिल मतलब सेल डिवीजन कैसे होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो फेजेस ऑफ द सेल साइकिल में फर्स्ट इंटरफेज जो कि प्रिपरेशन फेज होता है, एंड सेकंड वन इज मिटोसिस, मिटोटिक फेज, ओके, जो डिवीजन फेज होता है। तो जो सेल डिवीजन होता है, तो इसको कंट्रोल करने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल, उसी तरह से अपोप्टोसिस। ओके, क्या है यहाँ पे, अपोप्टोसिस आया, अपोप्टोसिस। ये अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस? अपोप्टोसिस पता है क्या? ओके गोकुला, पता नहीं है, एनए, ओके गोकुला। तो अपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल किलिंग ऑफ द सेल्स, सेल डेथ। यस प्रणाली, वेरी गुड प्रणाली, बिल्कुल प्रणाली ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सेल डेथ, अपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। सेल डेथ मतलब किस तरह से? तो जब कोई सेल बूढ़ी हो जाती है, कोई सेल ओल्ड हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, या वो ठीक से काम नहीं करती है, या वो डैमेज हो जाती है, या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, या सिंपली कहा जाए कि कोई सेल काम की नहीं रह जाती है, किसी भी काम की नहीं रह जाती है, तो उस सेल को किल कर दिया जाता है, उस सेल को नेचुरली नेचुरली किल कर दिया जाता है। एंड ये सेल किलिंग का प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज अपोप्टोसिस, उसे अपोप्टोसिस कहा जाता है। तो एक्चुअली जो सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या अपोप्टोसिस को कंट्रोल करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, या सेल के सर्वाइवल को, या सेल का सर्वाइवल रिस्पॉन्स देने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को डिग्रेड करने का काम, डिग्रेड करने का काम ये प्रोटियाजम करते हैं। नाउ यदि ये प्रोटियाजम अपना काम ठीक से न करे, अपना काम ठीक से न करे प्रोटियाजम, ओके, तो क्या होगा? तो जो सेल साइकिल है वो अनकंट्रोल हो जाएगी, सेल साइकिल अनकंट्रोल हो सकती है, जिससे कि सेल डिवीजन फास्ट हो सकता है। सेल डिवीजन यदि फास्ट होता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो कैंसर हो सकता है। अपोप्टोसिस मतलब जो बूढ़ी सेल्स है, जो काम की सेल्स नहीं है, जो डैमेज सेल्स है, जिसका डीएनए डैमेज हो चुका है, ऐसे सेल्स का किल होना जरूरी है, अदरवाइज वो सेल्स भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, तो यदि प्रोटियाजिम्स जो है, प्रोटियाजम्स यदि ओवर एक्टिव हो जाते हैं या अंडर एक्टिव होते हैं, या फिर वो ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर हो सकता है। नॉर्मली कैंसर के अंदर में प्रोटियाजम्स ये प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, वो इम्प्रॉपर मतलब उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटियाजम्स को इनहिबिट करने की जरूरत होती है, प्रोटियाजम्स को इनहिबिट करने की जरूरत पड़ती है कैंसर के केस में। सो प्रोटियाजम इनहिबिटर कौन सा है? तो बोर्टेजोमिब, बोर्टेजोमिब इज अ प्रोटियाजम इनहिबिटर। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो टारगेट है एंटी कैंसर ड्रग के लिए, वो CD20 है, CD20। इसके पहले हम लोगों ने CD4+ T सेल्स देखा था, CD4+ T सेल्स कहाँ पे देखा था हमने? ये CD4+T सेल्स कहाँ देखा था? HIV। कहाँ पे? यस, HIV, करेक्ट, एग्जैक्टली। HIV में हमने CD4+ सेल्स देखा था। CD4 ये कहाँ पे होता है? तो सेल सरफेस पे होता है,
सेल सरफेस पे CD4 होता है, राइट। एंड ये इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से CD20 है, CD20 ये भी सेल सरफेस पे होता है, इम्यून में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट यदि ये CD20 अपना काम ठीक से न करे या ओवर एक्टिव हो जाए तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, इसीलिए इसे भी इनहिबिट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे इसको इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग है दैट इज रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब तो ये CD20 इनहिबिटर है, रिटुक्सीमैब इज CD20 इनहिबिटर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या स्टडी किया, तो ये टारगेटेड ड्रग जो है एंटी कैंसर टारगेटेड ड्रग्स ये हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड ये टारगेटेड ड्रग्स पे यहाँ पे कम से कम 30 to 40 एमसीक्यूज बन सकते हैं, मिनिमम 40 एमसीक्यूज हम इस पे बना सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ओके, देन